हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम लोगों का चैप्टर सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 20 होगा और इस लेक्चर में हम लोग वेंटो फैक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हम लोगों का लेक्चर रहेगा। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक लिक्विड सॉल्वेंट होता है और उसमें अगर हम लोग एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है और उसके साथ हम लोगों का 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों को मिलता है, जिसमें फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, सेकंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में तो 3 जो है वो बात हो सकता है। या तो वो सॉल्यूट जब हम लोग वाटर में ऐड कर रहे हैं तो उसमें ना तो कोई डिसोसिएशन हो रहा है और ना ही कोई एसोसिएशन। मतलब अगर हमने 1 मोल सॉल्यूट वाटर में डाला या सॉल्वेंट में डाला तो हमको 1 मोल ही सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं वो जब सॉल्वेंट में जा रहा है और सॉल्यूशन बना रहा है तो वो सॉल्यूट जो है वो टूट जा रहा है, यानी वो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। तो उस केस में जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालें और अगर वो टूटना शुरू कर जाए तो अगर हम लोग 1 मोल सॉल्यूट डालेंगे सॉल्वेंट में तो हमको अब सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या जो सॉल्यूशन में रहेगा वो अब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो अब टूट रहे हैं। उसी में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर क्या है? तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था कि एक पार्टिकल अगर टूटकर जितने पार्टिकल्स हम लोगों को बनाता है उसी को हम लोग वेंटो फैक्टर कहते हैं। जैसे कि NaCl, तो अगर हम NaCl को वाटर में डालते हैं तो Na+ और Cl- जो है वो अलग हो जाता है। तो अगर हम एक पार्टिकल NaCl का डालेंगे वाटर में तो हमको 2 पार्टिकल मिलेगा, Na+ और Cl-, और इसीलिए हम लोग कहेंगे कि वेंटो फैक्टर जो है वो हम लोगों का 2 हो जाएगा। यानी अगर वेंटो फैक्टर 1 से ज्यादा है इसका मतलब है कि वो सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। अगर कभी ऐसा हो कि हम 2 पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट में डालें और दोनों पार्टिकल आपस में जुड़ जाए, यानी हमारा इनिशियल जो था वो 2 पार्टिकल्स था पर जब सॉल्यूशन में गया तो वो अब 1 पार्टिकल हो गया, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि वेंटो फैक्टर जो है वो हमारा हाफ हो गया। तो वेंटो फैक्टर अगर हमारा लेस देन 1 आएगा तो वो ये बताएगा कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो आपस में जुड़ रहे हैं। यानी जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो 3 जो है वो चीज हो सकता है। या तो सॉल्यूट में ना तो कोई डिसोसिएशन हो रहा है और ना ही कोई एसोसिएशन हो रहा है, या फिर सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, और या फिर हो सकता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो आपस में एसोसिएट हो रहे होंगे। तो अगर वेंटो फैक्टर हम लोग बोलते हैं 1 है तो इसका मतलब है कि ना तो कोई डिसोसिएशन है और ना ही कोई एसोसिएशन है। इसका मतलब हम लोग जितने पार्टिकल्स को हम लोगों ने सॉल्वेंट में डाला है हम लोगों को उतने ही पार्टिकल्स सॉल्यूशन में मिलेंगे। तो अगर हमने 1 मोल सॉल्यूट डाला है और वेंटो फैक्टर अगर 1 है तो हमको 1 मोल सॉल्यूट ही सॉल्यूशन में मिलेगा। पर अगर हमने 1 मोल सॉल्यूट डाला है सॉल्वेंट में और अगर वेंटो फैक्टर 2 है, यानी हर एक पार्टिकल जो है वो 2 पार्टिकल में टूट रहा है, तो हम लोगों ने डाला है 1 मोल सॉल्यूट, लेकिन अब हमको सॉल्यूशन में अगर हम लोग सॉल्यूट देखेंगे तो हमको 2 मोल मिलेगा। यानी एक्चुअल में सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट हमको मिलेंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उस सॉल्यूट का अगर हम लोग जब देखें वेंटो फैक्टर तो वो कितना है। तो अगर हम लोगों का वेंटो फैक्टर अगर 1 है तो उतना ही सॉल्यूट मिलेगा। अगर वेंटो फैक्टर हमारा 2 है तो जितना मोल हम लोगों ने सॉल्यूट डाला है उसका हमको डबल मोल मिलेगा। और अगर वेंटो फैक्टर हाफ है इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितना मोल सॉल्यूट ऐड किया है सॉल्यूशन में हमको उसका हाफ मिलेगा। इसीलिए एक्चुअल में जो हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा सॉल्यूशन में वो कितना मिलेगा,
वो हम लोगों का I टाइम्स जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। यानी जो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डाले हैं उसमें हम लोगों को वेंटा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम लोगों को एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अगर आपने 1 मोल सॉल्यूट डाला है सॉल्वेंट में और उसका वेंटा फैक्टर अगर 1 है तो आपको 1 मोल सॉल्यूट मिलेगा। अगर वेंटा फैक्टर 2 है तो आपको 2 मोल सॉल्यूट मिलेगा सॉल्यूशन में। और अगर वेंटा फैक्टर अगर आपका हाफ है तो आपको हाफ मोल सॉल्यूट मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी 1 डाला। यानी जो भी हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, अब उस फॉर्मूला में सिर्फ एक चीज हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, और वो चीज होगा कि जहां भी हम लोगों को मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसमें अब हम लोगों को I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने पहले जो था फर्स्ट हाफ में ये डिस्कस किया था कि जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं वो सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है और साथ ही साथ नॉन डिसोसिएटिव या फिर नॉन एसोसिएटिव है। यानी वो सॉल्यूट ना तो टूट रहा है और ना ही जुड़ रहा है। पर अब जो हम सॉल्यूट के को देखेंगे वो शायद टूट भी सकता है या फिर जुड़ भी सकता है। इसलिए अब जरूरी नहीं है कि हम लोग ये माने कि जो सॉल्यूट है वो नॉन डिसोसिएटिव या फिर नॉन एसोसिएटिव है। अब सॉल्यूट हमारा डिसोसिएटिव या फिर एसोसिएटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखना है कि जब भी हम लोगों का मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो फॉर्मूला में आया था, हम लोगों को उसको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेंटा फैक्टर से, जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देगा। और यही कारण है कि हम लोगों का जो कॉलिगेटिव फॉर्मूला, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उसमें अब हम लोगों को थोड़ा है ना चेंजेस करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो था हम लोगों का, याद कीजिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम लोग पढ़े थे P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये हमारा बराबर था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब अगर हम लोग यहां से I को हटा दें तो ये हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, फिर यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था। ये उस समय था जब हम लोगों का सॉल्यूट ना तो डिसोसिएटिव था और ना ही एसोसिएटिव, पर अब या तो वो टूट भी सकता है और या फिर जुड़ भी सकता है। इसीलिए जहां जहां हम लोगों को मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको हम लोगों को I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को I से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहां पर भी टोटल हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहा है तो इसको भी हम लोगों ने I से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब आप जो फॉर्मूला याद रखेंगे वो हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। उससे हम लोगों को फायदा क्या होगा कि उसमें अगर हम लोगों का I अगर 1 हो जाएगा, यानी हम लोग जो सॉल्यूट डाल रहे हैं अगर वो नॉन डिसोसिएटिव या फिर नॉन एसोसिएटिव है तो सीधा हम लोग I का वैल्यू जो है वो 1 रख देंगे, और जैसे ही I का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 रख देंगे तो हम लोगों का वही पहले वाला फॉर्मूला आ जाएगा कि P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। ठीक है, जो सेकंड हम लोगों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा TB से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये था हम लोगों का TB माइनस T0B, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग है ना माइनस कर रहे थे, और वो हम लोगों का बराबर था KB इंटू मोलैलिटी। ठीक है, और मोलैलिटी हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी यहां पर भी हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहा है तो अब हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट को I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमको टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर सॉल्यूट टूट रहा हो या फिर जुड़ रहा हो, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए I इंटू KB। KB हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है और M है यहाँ पर मोलैलिटी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं I इंटू KB यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा, और हम लोग W2 जो होता है वो मास ऑफ सॉल्यूट होता है, M2 जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। तो W2 डिवाइडेड बाई अगर M2 करेंगे तो हमको टोटल है ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा,
और यहाँ पर W1 जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, तो उसको हम लोग ने 1000 से क्या किया, डिवाइड कर दिया है, तो वो हमारा हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और इसलिए हम लोगों का ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये मोलालिटी का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना होगा, है ना। यहाँ पर I से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर थर्ड देखें, जो हमारा होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है T0F माइनस TF, जहां T0F जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, और वो फिर से I टाइम्स KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलालिटी हो जाएगा। और फिर हम लोग मोलालिटी को हम लोग W2 डिवाइडेड बाई M2 और यहाँ पर W1 और डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को चूंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो हम लोग उसको I से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों का जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और हम लोग पाई को लिख रहे थे पाई इज इक्वल टू CRT, जहां पर C जो था वो हम लोगों का मोलारिटी था। पर ये फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू CRT तब था जब हम लोग मान रहे थे कि जो सॉल्यूट है वो नॉन डिसोसिएटिव या फिर नॉन एसोसिएटिव है। लेकिन अब चूंकि सॉल्यूट टूट भी सकता है या जुड़ भी सकता है, तो हम लोगों को यहाँ पर I लगाना पड़ेगा। तो अब हम लोगों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, ये बराबर हो जाएगा I इंटू CRT, और C जो है वो मोलारिटी है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आएगा। तो यहाँ पर भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग ने I से मल्टीप्लाई किया है। अब हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी कैसे निकलता है, तो मोलारिटी W2 हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, उसको अगर हम लोग M2 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों का मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा, और ये वॉल्यूम है हम लोगों का सॉल्यूशन का ml में, तो उसको हम लोग 1000 से डिवाइड किए हैं, तो ये हम लोगों का वॉल्यूम हो जाएगा लीटर में, तो ये हम लोगों को मोलारिटी मिल जाएगा। ठीक है, और ये हम लोगों का बाद में हम लोग को RT से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम लोगों के पास ये चार जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अब हम लोगों को फॉर्मूला आ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने एक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक कंडीशन लिखा था फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं जिनमें हम लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, और वहां पर हम लोग ने एक कंडीशन सीखा था C1 बराबर C2, लेकिन वो तब था जब हम लोगों का सॉल्यूट ना तो टूट रहा था और ना ही जुड़ रहा था। तो चूंकि अब हम लोगों का सॉल्यूट टूट भी सकता है या जुड़ भी सकता है, तो अब एक्चुअल में जो मोल्स की संख्या होगी उसको हमको I से, है ना, मल्टीप्लाई हम लोगों को करना पड़ेगा, तब मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा I1C1 बराबर I2C2। तो अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए हम लोग C1 बराबर C2 नहीं लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे I1C1 बराबर I2C2, क्योंकि हमको अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमको एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तीन केसेस है हम लोगों के पास, कि अगर हम लोगों का I जो है वो 1 से ज्यादा होगा तो डिसोसिएशन हो रहा होगा, I अगर 1 से कम है तो एसोसिएशन हो रहा होगा, और अगर I इक्वल टू 1 है तो सॉल्यूट ना तो टूट रहा है और ना ही जुड़ रहा है। फिर हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था वेंटो फैक्टर I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, कि अगर हम लोगों के पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो अगर 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है और अगर हम लोग उसको ऐसे लिख रहे हैं AN जो है वो टूट कर Na बना रहा है, यानी एक पार्टिकल जो है वो टूट कर अगर N पार्टिकल बना रहा है, तो हम लोग सीधा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिलेट कर सकते हैं वेंटो फैक्टर I से, और I जो है वो बराबर हो जाएगा 1 प्लस N माइनस 1 इंटू X। तो अगर हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होगा तो I निकल जाएगा, या फिर अगर I दिया हुआ होगा तो हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो आपस में जुड़ रहे भी होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ने कहा है कि मान लिया जाए हमारे पास N पार्टिकल्स है और वो आपस में जुड़कर, है ना, एक पार्टिकल बन रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे Na जुड़कर अगर AN बन रहा है, तो हम लोगों का जो वेंटो फैक्टर I हो जाएगा वो 1 प्लस 1 बाई N माइनस 1 इंटू X हो जाएगा, जहां X हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे। और जब भी कोई क्वेश्चन बोलता है डाइमेराइजेशन हो रहा है,
तो डाइमर बनने का मतलब है कि दो पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल बन रहा है। तो जब हम लोग डाइमर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये हम लोगों का डाइमेराइजेशन आ जाएगा। ठीक है, यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि हम लोगों को जब भी वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो हम लोगों को देखना होगा कि जो सॉल्यूट है उसका नेचर क्या है, क्या वो टूट रहा है या जुड़ रहा है ना, या फिर उसमें ना डिसोसिएशन है ना ही एसोसिएशन है। तो कैसे पहचानेंगे, तो बहुत सारे में तो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वेंट ऑफ फैक्टर निकालिए, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमको आई कैलकुलेट करना होगा। या फिर अगर हम लोगों को कोई आयोनिक कंपाउंड दे रहा है जैसे NaCl, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो जब वाटर में जाएगा तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, यानी उसका एक पार्टिकल दो पार्टिकल बन जाएगा। यानी अगर एक ऐसा सॉल्ट दे रहा है जिसमें एक कटायन और एक एनायन है हम लोगों के पास, तो हम लोग मानेंगे कि वो हमेशा टूट रहा है। तो मेटल में हम लोग जानते हैं S ब्लॉक का मेटल हो सकता है जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या फिर D ब्लॉक का भी हो सकता है जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया। तो अगर इन सब का जो है अगर कोई सॉल्ट दिया हुआ है तो हम लोग मानेंगे कि वो टूट रहा है। अब कितना टूट रहा है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग मानेंगे कि 100% डिसोसिएशन है, यानी अगर हम एक पार्टिकल डाल रहे हैं तो वो जितने भी पार्टिकल्स हम लोग डाल सकते हैं, एक नहीं जितने भी पार्टिकल्स डाल रहे होंगे वो सब के सब हम लोगों का टूट रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और भी सारे जो पॉइंट्स है वो हम लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, when 20 ग्राम ऑफ नेफ्थोइक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C11H8 और O2 इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है जिसका KF दिया हुआ है 1.72 केल्विन kg पर मोल। A freezing point depression of 2 Kelvin is observed. The Van't factor I is. तो जैसा कि आप यहां पर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है बेंजीन, बेंजीन सॉल्वेंट है और उसमें हम लोग एक है ना सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं जो है नेफ्थोइक एसिड। तो जब भी हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्यूट हमेशा नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग ऐड करेंगे बेंजीन में तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। तो यहाँ डिप्रेशन ऑब्जर्व किया गया कितना, 2 केल्विन। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर हम लोगों का डिप्रेशन दिया रहेगा वो हमेशा ऑब्जर्व जो है वो हम लोगों का होगा, है ना, ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंट से निकलता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों का डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है, तो हम लोगों को उसी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी हम लोग ने बताया था W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, और यहां पर हम लोग का 1000, जहां W2 जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट है, M2 जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, W1 जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये सब ग्राम में दिया गया है और यहाँ पर हम लोग 1000 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले डेल्टा TF, ये डेल्टा TF जो हमको एक्सपेरिमेंट से मिला है और ये दिया हुआ है यहाँ पर 2 केल्विन, तो यहाँ पर हम लोगों को 2 लिख लेना है। ठीक है, I जो है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे लिए अननोन है तो I को रहने दिए। KF का वैल्यू जो है वो 1.72 है, तो यहाँ पर 1.72 रहने दिए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, तो नेफ्थोइक एसिड का मास दिया हुआ है 20 ग्राम, तो ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट 20 हो गया। फिर यहाँ पर 20 इंटू 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर अब अगर हम लोग देखें M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C11H8 और O2। तो अगर हम लोग इन सबका जो एटॉमिक वेट अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कार्बन का जो होता है 12, तो 12 इंटू 11 132 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है तो 8 यहाँ पर ऐड हो जाएगा 140, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। तो हम लोगों का इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 172 आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 172, और W1 जो होता है वो हम लोगों का होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पर बेंजीन है और उसका जो मास दिया हुआ है वो यहाँ पर
50 ग्राम दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 50 कर दिए। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व अगर हम लोग कर ले तो यहाँ पर हम लोगों का, ठीक है, अगर इसको कैंसिल कर दें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 जो है अगर 1.72 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 172 हो जाएगा। तो एक तरह से ये हम लोगों का जो है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो बचेगा यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 4 आ जाएगा। तो हम लोगों का जो आई हो जाएगा वो हम लोगों का 2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और जो आएगा हम लोगों का 0.5। ठीक है, तो हम लोगों का जो आंसर है वो यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, पर अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आई जो है वो 0.5 जो आ रहा है उसका क्या सेंस है। तो चूंकि ये आई जो है वो हमारा 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर ये जो नैप्थोइक एसिड है इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ एसोसिएशन हो रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पर जो वेंटो फैक्टर आई है वो हम लोगों का 1 से कम आ रहा है। तो अगर ये नैप्थोइक एसिड है, जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर हम लोग ऐसे OH लिख सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर हम एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लोग देखें तो यहां पर RC, यहां पे डबल बॉन्ड O, और यहां पर अगर हम लोग OH ऐसा अगर हम लोग लिख दें तो हम लोग देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस रहेगा और इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस, उसी तरह इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस होगा और इस ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जैसे ही दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में आएंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये दोनों जो मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़ जाएंगे, और यही कारण है कि यहाँ पर जो आई है हमारा वो 1 से कम आ रहा है। तो एक बात यहाँ पर याद रखिए कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर आप डालेंगे तो उसके जो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप वाटर में डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस जो है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूं कि आप एक बात याद रखें कि जब भी किसी हम लोग एसिड को अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो आई 1 से कम मिलेगा, लेकिन अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग वाटर में डाल रहे हैं तो आई हम लोगों का करीब करीब 1 ही मिलेगा, क्योंकि वहां पर एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वाटर खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगेगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2 इन 1 kg ऑफ वाटर इज, और यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है। मोलिकुलर वेट ऑफ CuCl2 जो है वो 134.4 दिया गया है, एंड Kb इज इक्वल टू 0.52 जो है वो केल्विन पर मोलर दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 1 kg वाटर है और उसमें हम लोग एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट CuCl2 डाल रहे हैं, और उसका जो अमाउंट है वो हमारा 13.44 ग्राम है। तो अब हम लोगों को बताना है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू KB, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी हम लोग लिखते हैं W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, और यहाँ पर हम लोगों को 1000 यहाँ पर करना है। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में डेल्टा TB निकालना है, यानी बाकी सब कुछ जरूर दिया गया होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है I। तो अब हम लोगों को देखना होगा कि क्या CuCl2 को अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो वो टूटेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर जो है वो मेटल है और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, यानी हम लोग को मानना पड़ेगा कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है। तो CuCl2 जो है जैसे ही वाटर में डालेंगे तो CuCl2 क्या हो जाएगा,
तो CuCl2 जो है वो वाटर में टूट कर Cu2 प्लस और +2 जो है वो Cl माइनस बन जाएगा। और हम लोगों को यहाँ पर मानना पड़ेगा कि यहाँ 100% डिसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि कितना परसेंट टूट रहा है। तो अगर परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है और अगर हम लोगों को एक आयनिक कंपाउंड दिख रहा है तो हम लोग हमेशा मानेंगे कि उसमें 100% डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो एक पार्टिकल यहाँ पर टूटकर कितना पार्टिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है, 3। यानी यहाँ पर हम लोगों को वेंट ऑफ फैक्टर I जो है वो हम लोगों का 3 मिलेगा। जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है यानी सभी पार्टिकल्स टूट रहे हैं तो हम लोग सिर्फ देखकर ही I निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर I का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें बाकी सबका जो है वो वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल्टा TB जो है वो हम लोगों का आ जाएगा, यहाँ पर I जो है वो 3 हो जाएगा और KB जो है वो हमारा दिया हुआ है 0.52 इंटू W2। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट 13.44 है ग्राम इंटू यहाँ पर 1000 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का 134.4 हो जाएगा और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो हम लोगों का यहाँ पर 1 kg है, यानी ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 1 kg भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ग्राम में तो 1 kg को हम लोग 1000 यहाँ पर ग्राम लिख लिए। अब हम लोग जान रहे हैं कि ये और ये हम लोगों का जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ से कट करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, तो ये हम लोगों का हो जाएगा डेल्टा TB जो है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हम लोगों का 0.156 आएगा। ठीक है, 0.156 आएगा, ये हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें जो 4 ऑप्शंस दिया गया उसमें से अगर हम लोग एक को अगर सेलेक्ट करना होगा तो 0.156 को हम लोग रफली जो है वो 0.16 लिख सकते हैं और इसलिए हम लोगों का जो आंसर है वो यहाँ पर A हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई गलती से अगर इस I को छोड़ देगा, ठीक है, तो आप देखिए जब ये I आप यहाँ से हटा लीजिएगा या अगर हमको ये नहीं पता चला कि ये टूट रहा है कि नहीं और I अगर हम लोग ने यहाँ पर 1 ले लिया तो जब इसका आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो इसका आंसर है वो 0.05 आना शुरू हो जाएगा, तो वो भी दिया हुआ है ना। लेकिन हम लोगों का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो वो A होगा, क्योंकि CuCl2 को हम लोग मानेंगे कि 100% डिसोसिएट हो रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 0.2 मोलर एसिड HX इज 20% आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन, जिसमें Kf जो दिया है वो 1.86 केल्विन पर मोलैरिटी है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हम लोगों ने जो सॉल्यूट डाला है वो HX है, एक एसिड है जो कि हमारा 20% आयोनाइज्ड हो रहा है। तो हम लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट बताना है सॉल्यूशन के लिए। तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था वेंट ऑफ फैक्टर I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एसिड है वो हमारा HX है और जब ये टूटेगा तो हम लोगों का H++ X- मिलेगा। तो यहाँ पर कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, 2, पर ये 2 जो है वो वेंट ऑफ फैक्टर नहीं है। ये 2 वेंट ऑफ फैक्टर तब होता जब ये 100% डिसोसिएट होता, लेकिन ये तो 20% आयोनाइज हो रहा है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू, है ना, 1 प्लस, ठीक है, I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू x। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, n का वैल्यू यहाँ पर 2 होता है, यानी एक पार्टिकल कितने पार्टिकल में टूट रहा है, तो 1 प्लस 2 माइनस 1 और x होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी एक में कितना टूटा। तो चूंकि 100 में 20 टूट रहा है तो एक में 20/100 यानी 0.2 हो जाएगा। यानी जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो x है वो हमारा 0.2 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो I का जो वैल्यू है ये 0.2 + 1 हो जाएगा तो 1.2 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा TF जो है ना, वो कैसे लिखते हैं यहाँ पर I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोलैलिटी जो है वो डायरेक्ट दिया गया है 0.2 मोलर। तो अब हम लोग डेल्टा TF यहाँ से निकाल लेंगे, I का वैल्यू 1.2 हो गया, ठीक है। KF जो है वो हम लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है 1.86, ठीक है। और जो हमारा मोलैलिटी दिया हुआ है वो हम लोगों का है 0.2, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0.2। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो डेल्टा TF आएगा वो 0.45 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं डेल्टा TF जो होता है वो T0F माइनस TF होता है, तो ये हो गया 0.45, जहां पर T0F जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्वेंट का और ये होता है सॉल्यूशन का। तो चूंकि हमारा यहाँ पर है ना कुछ नहीं सॉल्वेंट दिया हुआ है तो हम लोग हमेशा मानेंगे कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और अगर सॉल्वेंट वाटर है तो T0F 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसीलिए हम लोगों का जो TF होगा वो यहाँ पर हो जाएगा -0.45 डिग्री सेल्सियस, और इसलिए हमारा आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AXBY इज रिलेटेड टू वेंटॉफ फैक्टर I बाय द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम लोगों को अल्फा और I के बीच में एक्सप्रेशन निकालना इन टर्म्स ऑफ x + y। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि अगर हम लोगों का AX और BY अगर टूटेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर x टाइम A प्लस y टाइम B मिलेगा, यानी हम लोगों को यहाँ पर टोटल कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, A का x और B का y, तो जो टोटल मिलता है वही हमारा n हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग n देखें तो n यहाँ पर x प्लस y हो जाएगा, और हम लोगों का जो रिलेशन होता है I = 1 + n-1 इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहाँ पर हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग अब इसको सॉल्व करें तो I = 1 + n है यहाँ पर x + y - 1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर अल्फा निकालना चाहें तो 1 इधर आ जाएगा तो I - 1 हो जाएगा, इसीलिए अल्फा = हो जाएगा हम लोगों का I - 1 और डिवाइडेड बाई x + y - 1, और इसलिए हम लोगों का यहाँ पर जो आंसर है वो हम लोगों का ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है which one of the following salts will have the same value of Van't factor I as that of K4FeCN6, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि K4FeCN6 का जो Van't फैक्टर है वो इनमें से किस सॉल्ट के Van't फैक्टर के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों के पास है ना K4 और Fe अगर CN6 है, तो जब ये टूटेगा तो यहां से हम लोगों को 4K+ बनेगा और प्लस एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा हम लोगों के पास FeCN6, और चूंकि यहाँ पर 4+ है तो इसके ऊपर में 4- होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पर हम लोगों को 4- देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 4 पार्टिकल हम लोग को यहाँ मिल रहा है और 1 पार्टिकल हम लोगों को यहाँ मिल रहा है, तो इसका जो हम लोगों को Van't फैक्टर I होगा वो हम लोगों का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग Al2 और SO4 का अगर होल थ्राइस है हमारे पास, इसको अगर हम लोग तोड़े तो ये हम लोगों को 2 टाइम्स Al 3+ मिलेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम पे जो चार्ज है वो 3+ हो जाएगा, और सल्फेट SO4 जो है उसका हम लोगों को 3 आयन मिलेगा जिस पर चार्ज होता है 2-।
तो इस चार्ज से कोई हम लोगों को मतलब है नहीं। अभी हम लोग यहाँ पर सीधा यहाँ से गिन सकते हैं कि इसका 2 पार्टिकल बनेगा, इसका 3 पार्टिकल बनेगा, तो टोटल हम लोगों को 5 पार्टिकल बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका भी आई जो है वो 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर तो मिल गया है, पर हम लोग और भी जो ऑप्शन दिया उसको देखें तो अगर NaCl को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो Na++ Cl-, तो यहाँ से हम लोगों को I का वैल्यू जो है वो 2 मिलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग AlNO3 होल थ्राइस है, अगर हम लोग इसको डिसोसिएट करें तो यहाँ पर Al का एक पार्टिकल मिलेगा जिस पर चार्ज 3+ होगा, और NO3 का हम लोगों के पास 3 आयन मिलेगा जिस पर चार्ज -. हो गया। तो हम लोगों का टोटल जो हम लोगों का आई हो जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 3 मिलेगा, तो यहाँ पर आई का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। और जो एक लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर Na2SO4, जब इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो Na+ का 2 पार्टिकल मिलेगा, ठीक है, 2Na+, और SO4 जो है वो 2- मिलेगा, तो टोटल पार्टिकल्स हम लोगों का 3 होगा, ठीक है। तो जो K4Fe-CN6 का जो है आई वेंटा फैक्टर वो 5 है, और Al2SO4 होल थ्राइस का भी वेंटा फैक्टर 5 है, इसलिए हम लोगों का आंसर जो है वो यहाँ पर ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हम लोगों के पास जो है इक्विमोलल सॉल्यूशंस है, 4 जो है हमारे पास सॉल्यूशंस है जो सब इक्विमोलल है, यानी सबका जो मोलालिटी है वो सेम है, और सब में अलग अलग जो है वो हम लोगों का सॉल्यूट डाला गया है। तो बोला जा रहा है कि हम लोगों का किसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे हम लोगों का ज्यादा होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो डेल्टा TF होता है वो I इंटू KF इंटू मोलालिटी होता है, ठीक है। तो यहां पे समझना है कि मोलालिटी तो चारों सॉल्यूशंस का सेम दिया गया है, तो ये तो टर्म हम लोगों का सेम हो गया। KF जो है वो नेचर होता है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट तो यहाँ पर वाटर है, तो मोलालिटी भी सेम हो गया सभी के लिए, और KF भी सेम हो गया। यानी जिसका जो वेंटा फैक्टर जितना ज्यादा होगा उसका हम लोगों का जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो उतना ही हम लोगों को ज्यादा मिलेगा। यानी जो डेल्टा TF है वो हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो अब हम लोग यहां पर समझते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है C6H5, जो फर्स्ट ऑप्शन है C6H5, और ये जब टूटेगा तो ये NH3+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों का जो I का जो वैल्यू है वो 2 आएगा, ठीक है। जब कैल्शियम नाइट्रेट टूटेगा तो ये टूट जाएगा कैल्शियम 2+ में +2 टाइम्स NO3- में, तो इसके लिए जो I का वैल्यू है वो हम लोगों का 3 आ जाएगा। अगर हम लोग वहां पर देखें La, तो ये जब टूटेगा तो La3+ और +3 NO3- में टूटेगा, तो इसका I का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा। और अगर हम लोग यहां पर देखें ग्लूकोज, तो हम लोग जानते हैं कि जो ग्लूकोज है वो नहीं टूटता है, तो इसका I का जो वैल्यू है वो हमारा 1 हो जाएगा। यानी अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो I का हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है 4, वो लैंथेनम नाइट्रेट के लिए मिल रहा है। यानी जब ये सॉल्यूट रहेगा तो उस समय डिप्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा होगा। मतलब कहने का सेंस है कि अगर हम लोगों का वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पे जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें देखिए ग्लूकोज का I जो है वो सबसे कम है, 1 है। तो इसका मतलब है कि जब हम ग्लूकोज डालेंगे तो डिप्रेशन बहुत कम होगा। यानी अगर हम लोग यहां पर देखें 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये तो माइनस में जाएगा, तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां कहीं D आएगा, सबसे कम घटेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोगों का A आएगा,
ठीक है, ये डी हो गया, ये हम लोगों का ए हो गया। यहां पर अगर हम लोग देखें उसके बाद तो यहां पर बी आएगा, और जो सबसे ज्यादा जो घटेगा वो हम लोगों का यहां पर सी आएगा। तो चूंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आप इधर जा रहे हैं तो वैल्यू क्या मिलता जाएगा, निगेटिव। जैसे मान लिया जाए यहां पर -1 डिग्री सेल्सियस हुआ, यहां -2 डिग्री सेल्सियस हुआ, यहां -3 डिग्री सेल्सियस हुआ, यहां -4 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा मिलेगा, तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट ये मिलेगा -4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि -4 कम होता है -3 से, -3 कम होता है -2 से, -2 कम होता है -1 से। यानी हमारा जिस सॉल्यूशन में डिप्रेशन जितना ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो उतना ज्यादा घट जाएगा। यानी उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमको सबसे कम मिलेगा क्योंकि उसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा हुआ है। तो अगर यहां पर कहा जाए कि किस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि जो ए है, यहां पर ए, ये डी है यहां पर, तो अगर हम लोग कहेंगे कि ये जो डी है ना, इस डी का हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसमें जो डिप्रेशन हुआ है वो सबसे कम हुआ है। इसलिए हम लोगों का जो आंसर है वो हम लोगों का डी हो जाएगा। तो एक बात याद रखना है कि जो डेल्टा टीएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। तो जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा आएगा, यानी जिसमें आई ज्यादा मिलेगा, उसका हम लोगों का डेल्टा टीएफ तो ज्यादा मिलेगा, पर उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम लोगों को सबसे कम मिलेगा। जबकि अगर हम लोग डेल्टा टीबी देखें, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। यानी जिसका आई जितना ज्यादा होगा उसका हम लोगों का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा। लेकिन यहां पर देखेंगे कि चूंकि डेल्टा टीबी हम लोगों का एलिवेशन है, तो जिसका जितना ज्यादा डेल्टा टीबी होगा उसका उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आप इसका देखें तो अगर इसमें 1 डिग्री बढ़ा है, मान लिया जाए इसमें 2 डिग्री बढ़ा, इसमें 3 डिग्री बढ़ा और इसमें 4 डिग्री बढ़ा, तो सी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 104 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा होता है उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि डिप्रेशन है, घट रहा है। उसी तरह आप देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो जिसका आई का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका हम लोगों का जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो उतना ज्यादा ही होगा। लेकिन अगर हम लोग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलेंगे वो तो उतना ही कम हो जाएगा ना, क्योंकि सॉल्यूट जब ज्यादा से ज्यादा डालेंगे तो हम लोगों का जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हम लोगों को कम से कम मिलेगा। तो अगर हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखें तो एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो अगर आई बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घटेगा। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अगर आई बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अगर आई बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर आई बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। यानी आई के बढ़ने से 2 कॉलिगेटिव जो है, अगर हम लोगों का यहां पर देखें आई के बढ़ने से तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, लेकिन अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे तो घटेगा। तो एक बात को समझना है, फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में अंतर है। फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यानी अगर आई का वैल्यू बढ़ेगा, वेंट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों का घटेगा। उसी तरह अगर आई बढ़ेगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों का बढ़ेगा, लेकिन अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग कहें तो वो हम लोगों का घटेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY in water is 4 times
that of a solution of 0.01 molar BaCl2 in water। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक जो है वो उसमें XY डाला गया है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, और दूसरा 0.01 मोलर BaCl2 डाला गया है। तो अब कहा जा रहा है कि assume complete dissociation of the given ionic compounds in water, the molarity of XY in solution is। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो XY इन वाटर है ये 4 टाइम्स दैट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर BaCl2 है। यानी हम लोगों को यहां पर कहना पड़ेगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई XY का ये 4 टाइम्स है हम लोगों का, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2। और जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो I इंटू CRT के बराबर होता है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर XY होगा, चूंकि ये आयोनिक कंपाउंड है और कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, तो XY टूटेगा तो एक X मिलेगा और एक Y मिलेगा, यानी इसका वेंटा फैक्टर 2 है और इसका वेंटा फैक्टर 3 है, क्योंकि ये जब टूटेगा तो Ba2+ मिलेगा एक पार्टिकल और 2 पार्टिकल मिलेगा 2Cl-। तो अगर अब हम लोग यहां पर ICRT अगर लिखें तो इसका I का वैल्यू जो है वो 2 हो गया और C नहीं पता है, इंटू हम लोगों का RT हो जाएगा, इसका यहां पर 4 हो गया, I का जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगा और इसका जो मोलैरिटी है वो दिया हुआ है यहां पर 0.01, ठीक है, और यहां पर हम लोगों का R इंटू टी हो जाएगा। R इंटू टी यहां से हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अगर हम लोग C देखेंगे तो 2 इधर जाएगा तो हम लोगों को डिवाइड है ना, अगर हम लोग करें 4 को 2 से तो 2 हो जाएगा, तो ये 6, यानी ये आ जाएगा 0.06 मोलर, यानी 6 इंटू 10⁻⁻² मोलर, यानी हम लोगों का जो आंसर है वो यहां पर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ए 0.0020 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड CO कोबाल्ट है यहां पर NH3 NO2Cl फ्रीजेज एट -0.00732 डिग्री सेल्सियस। यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है सॉल्यूशन का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस ऑन बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर विल बी। यानी हम लोग से पूछा जा रहा है कि अगर इसका 1 मोल हम वाटर में डालेंगे तो हम लोगों को कितना मोल आयंस मिलेगा, ठीक है, यानी वेंट ऑफ फैक्टर हम लोगों को निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा TF बराबर होता है T0F माइनस TF, और ये हम लोगों का I इंटू KF इंटू मोलैलिटी के बराबर होता है। T0F जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम लोग यहां पर 0 लिख सकते हैं और माइनस, और TF जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है जो यहां पर दिया हुआ है -0.00732। यानी एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा TF होता है अगर उसके आगे माइनस साइन लगा दे तो वही हमारा TF हो जाता है, यानी अगर इसके आगे हम माइनस लगा दे तो वो डेल्टा TF बन जाएगा, ठीक है। और ये हम लोगों का I के बारे में हमको नहीं पता है, KF दिया हुआ है 1.86 और जो मोलैलिटी है यहां पर वो दिया हुआ है 0.002, ठीक है। अगर अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये 0.00732 आ जाएगा, यहां पर I हो जाएगा इनटू, ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये 1.86 इंटू 0.002 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग I निकाले तो I क्या हो जाएगा 0.00732 और डिवाइडेड बाय यहां पर हो जाएगा हम लोगों का 1.86 इंटू यहां पर आ जाएगा 0.002। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो ये करीब करीब हम लोगों का 1.96 आ जाएगा, और इसलिए हम लोगों का यहां पर जो आंसर है वो हम लोगों का ए हो जाएगा। यानी अगर हम लोग इसका 1 मोल डालेंगे तो हम लोगों को
2 मोल जो है वो हम लोगों को है ना आयंस मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर Cl है, तो 2 मोल कैसे बनेगा? तो या तो हम लोगों का जो कंपाउंड है वो ऐसा होना चाहिए CONH3 का होल 5 NO2 और Cl। हम लोगों का जो कंपाउंड है वो ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप Cl को अंदर और NO2 को बाहर भी ले सकते हैं, पर उसका जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ I पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोगों का आंसर जो है वो A हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 0.85% है ना, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaNO3। ये एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन यहां कह रहा है इज 90% डिसोसिएटेड, मतलब पूरा नहीं टूट रहा है, एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है पाई, और पाई इज इक्वल टू होता है I इंटू सी इंटू R इंटू टी, ठीक है। और यहां पर हम लोग I और C को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं W2 मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम है ना ml में, और इसको यहां पर हम लोग 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों का मोलैरिटी निकल जाएगा इंटू R इंटू टी, ठीक है। तो अब हम लोगों को जो पाई निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का I क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि NaNO3 जब टूटेगा, ठीक है, तो NaNO3 अगर टूटेगा तो हम लोगों को Na प्लस और NO3 माइनस मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये पूरा तो टूट नहीं पाएगा क्योंकि 90% कहा जा रहा है। तो यहां पर 2 पार्टिकल मिल रहा है, तो I का वैल्यू जो होता है वो हम लोग जानते हैं 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स होता है, ठीक है। तो यहां पर n का वैल्यू 2 रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 पार्टिकल मिल रहा है, और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है चूंकि 90% बोला जा रहा है तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.9 आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पर I देखें तो ये 1 प्लस यहां 0.9 और यहां 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.9। तो हम लोगों का जो वेंटा फैक्टर है I वो 1.9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पाई जो है वो यहां पर 1.9 हो जाएगा इंटू W2 मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है 0.85%, का मतलब होता है 0.85 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग यहां पर 0.85 ले लेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सोडियम का हम लोग का एटॉमिक वेट 23 होता है, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है या आयनिक वेट जो है वो हम लोगों का 85 आ जाएगा, इसीलिए ये 85 हो जाएगा यहां पर। और वॉल्यूम चूंकि 100 ml दिया हुआ है ना, 0.85% का मतलब हुआ 0.85 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml में, तो इसको लीटर में बदलने के लिए यहां पर 1000 आ गया इंटू R का जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 0.0821, क्योंकि हम लोगों को प्रेशर जो है वो ATM में दिया गया है, और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में अगर बदलेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का करीब 4.67 ATM आ जाएगा, और इसलिए हम लोगों का जो आंसर है वो यहां पर A हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 ग्राम ऑफ water is 70%. If vapor pressure of water at 100 degree Celsius is 760 mm, then the vapor pressure of solution is. तो यहां पर कहा जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है और सॉल्वेंट वाटर है, जहां पर हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूट 7 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम है, ठीक है। और कैल्शियम नाइट्रेट पूरा नहीं टूट रहा है, सिर्फ कितना टूट रहा है 70%, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला हमारे पास होता है P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई PS, है ना,
और ये हो जाएगा हमारा I इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग ने, है ना, जब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वहां पर हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ P0S हो जाएगा तो ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और अगर हम लोग इसको PS लेंगे तो यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा, और उसको हम लोगों को I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों का वेंटो फैक्टर I है। और I और N में क्या रिलेशन है, तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर I बराबर हो जाएगा 1 प्लस N-1 इंटू X। अब देखिए, अगर कैल्शियम नाइट्रेट टूटेगा तो एक पार्टिकल कैल्शियम का मिलेगा और 2 पार्टिकल नाइट्रेट आयन का मिलेगा, तो यहाँ N का वैल्यू 3 हो गया। तो I अगर हम यहां पर निकाले तो I हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 1 और X हो जाएगा 0.7, क्योंकि यहां पर दिया गया है 70% डिसोसिएट हो रहा है, तो उसको 100 से डिवाइड कर दिए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा 0.7 आ जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का I 2.4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग P0S देखें तो ये 760 दिया है, माइनस यहां पर PS ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय PS। I का जो वैल्यू है हम लोगों का 2.4 हो गया। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 7, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर हम लोग कैल्शियम का देखें तो 40 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 और ऑक्सीजन का 16। अगर हम लोग सबको जोड़े तो इसका 164 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर 7 डिवाइडेड बाय 164, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम, तो 100 को डिवाइड कर देंगे 18 से, तो 18 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर अब हम लोग यहां पर देखें, ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का 0.018 आ जाएगा इसको सॉल्व करने से, ठीक है। और इसीलिए हम लोगों का 760, है ना, माइनस PS जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.018 PS। और अगर इस PS को इधर लेके चले जाएंगे तो ये 1.018 PS इज इक्वल टू हम लोगों का 760 आ जाएगा। और यहां से अगर हम लोग PS निकाल लेंगे तो हम लोगों का 746.5 mm आ जाएगा, और इसलिए हम लोगों का जो आंसर है यहां पर वो B हो जाएगा।